गाइस वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आप यूके में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट सोच रहे हैं यूके में एंड जानना चाहते हैं 2025 में कौन से ऐसे वीजा रूट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आपको इजीली यूके की जो पीआर है, आईएलआर है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, वो मिल सकती है। अगर आप इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हर उस पॉसिबिलिटी की जिसके थ्रू आप यूके की जो पीआर है वो अप्लाई कर सकते हैं। टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। आपको मेरे चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली करते हैं स्टार्ट वीडियो। इससे पहले कि मैं वेज बताऊं, थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ कि बेसिकली यूके में पीआर होती कैसे के है। तो यूके में पीआर को बोला जाता है आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर स्पेंडिंग अ सर्टेन टाइम, जो भी आपके वीजा कैटेगरी का टाइम होगा, अगर आप उसे फुलफिल कर लोगे उसके बाद आपको एक वीजा मिलता है जिसे आईएलआर बोला जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि आईएलआर एक तरह का वीजा कैटेगरी होता है जिसको लेने के बाद आपको पूरे के पूरे जो राइट है, यहाँ पे बेनिफिट है, वो मिल जाते हैं। और अगर आप आईएलआर वीजा पे 1 ईयर स्पेंड कर लेते हो, उसके बाद आप यूके में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आईएलआर पे यूके का आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, पर आईएलआर पे आपको सारे जो बेनिफिट है वो यूके के मिल जाते हैं। पासपोर्ट लेने के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी यूके की सिटीजनशिप। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे वेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू यूके की आईएलआर आपको मिल सकती है। इन 2025 जितने भी वीजा रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है उनको मैं अलग अलग सेक्शंस में जो डिवाइड है करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन की, जो कि आता है फैमिली रूट। फैमिली रूट्स में कौन से ऐसे वीजा कैटेगरीज हैं जो अवेलेबल है इन 2025 फॉर आईएलआर। तो फर्स्ट आता है स्पाउस और पार्टनर वीजा। तो स्पाउस और पार्टनर वीजा में क्या होता है कि अगर जो भी आपका स्पाउस है या पार्टनर है वो ऑलरेडी यूके का सिटीजन है, मींस आपने यूके की सिटीजन के साथ मैरिज करी है, उसके बाद आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 5 ईयर इन यूके। तो आपको स्पाउस वीजा मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पाउस, जो कि ऑलरेडी यूके का सिटीजन है। उसके बेस पे आपको वीजा मिलेगा, जो कि फर्स्ट होगा 2.5 ईयर का एंड उसके बाद अगेन आपको 2.5 ईयर की एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। मींस अगर आप 5 ईयर ऑन स्पाउस वीजा स्पेंड कर लेते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूके में आईएलआर की एप्लीकेशन सबमिट। सेकंड कैटेगरी ऑफ वीजा आता है ऑन फैमिली रूट, वो आता है पेरेंट्स वीजा। तो अगर आपका जो चाइल्ड है उसको यूके की सिटीजनशिप मिल जाती है, उसके बेसिस पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। एंड इस केस में जो आपका वीजा है अगेन आपको 2.5 ईयर का मिलेगा, जो कि आपको 4 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर स्पेंड दैट टाइम आप यूके में आईएलआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड। फैमिली रूट के बाद जो सेकंड रूट आता है वो आता है वर्क वीजा। तो यूके में अलग अलग वर्क वीजा अवेलेबल है जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग इस टाइम पे चल रहे हैं। अगर आप उन वर्क वीजा पे सर्टेन टाइम स्पेंड कर लेते हो तो आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल्ड वर्कर वीजा। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे 5 ईयर विद फुल रूल एंड रेगुलेशन स्पेंड कर लेते हो तो आप आईएलआर लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे आपका जो वीजा है वो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर से आपको मिल जाता है एंड आप 5 ईयर सेम वीजा कैटेगरी पे स्पेंड कर लेते हो तो आप आईएलआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि वो टाइम टू टाइम जॉब अगर चेंज कर ले तो क्या उनका टाइम काउंट होगा। तो इस केस में यस, आपका टाइम काउंट होगा। पर इन केस अगर आप स्विचिंग कर रहे हो, मींस अगर आपका मेन एप्लीकेंट है वो डिपेंडेंट बन रहा है, डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट बन रहा है, अगर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है तो उस केस में जो आपका टाइम साइकिल है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एक पर्सन सेम स्किल्ड वर्कर वीजा पे रह रहा है, फिर चाहे वो जॉब चेंज कर रहा है, जॉब फील्ड चेंज कर रहा है, उस केसेस में वो स्किल्ड वर्कर पे जो है वो एलिजिबल होगा। पर अगर आप पूरे एप्लीकेंट ही चेंज कर जाते हो, उस केस में आपका जो टाइम है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल 5 ईयर आपने स्पेंड करने हैं, उसके बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड वीजा कैटेगरी आता है वर्क वीजा पे, वो आती है टैलेंट वीजा में। कुछ ऐसी फील्ड्स है यूके गवर्नमेंट ने दी हुई है जिसमें कि आता है साइंस, टेक और आर्ट्स में। आप एक पोटेंशियल लीडर हो जहां फिर आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो तो आप ग्लोबल टैलेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो यूके का, जिसपे कि अगर आप 3 ईयर स्पेंड कर लेते हो तो आप यूके की आईएलआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड केयर वीजा। हेल्थ एंड केयर वीजा स्किल्ड वर्कर वीजा का ही पार्ट है, पर ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मिलता है। अगेन अगर इस वीजा पे आप 5 ईयर स्पेंड कर लेते हो तो आप जो है वीजा अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल है वो हो जाएंगे। कंडीशंस है वो वर्क वीजा पे ऑलवेज इंप्लीमेंट होती है कि आपका जो आपके स्पॉन्सर्ड का लाइसेंस ऑलवेज एक्टिव हो, आप थ्रेशोल्ड मीट करो।
कुछ ऐसी अगर बेसिक एलिजिबिलिटीज मीट करते हो तो आप सर्टेन टाइम के बाद अपने वीजा कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग रेजिडेंसी पीरियड। यूके में यहाँ पे रेजिडेंसी पीरियड के बेस पे भी ILR मिलती है, तो जिसे कि प्राइवेट लाइफ इंडेक्स बोला जाता है कि अगर आप यूके में 10 ईयर लीगली किसी भी वीजा कैटेगरी पे स्पेंड कर लेते हो तो उस केस में आप यूके में लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई चाइल्ड है जो कि यूके में 7 ईयर से रह रहा है तो उस केस में भी आपका जो लॉन्ग रेजिडेंसी पीरियड में जो एक चीज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है वो होती है कि लॉन्ग रेजिडेंसी पे आपका जो वीजा कैटेगरी है वो देखा नहीं जाता। मीन्स कि आप किसी भी वीजा कैटेगरी पे कितने भी साल स्पेंड कर रहे हो, मान लीजिए आपने स्टूडेंट वीजा पे 2 ईयर स्पेंड करे, पोस्ट स्टडी वर्क पे 2 ईयर स्पेंड करे, 4 ईयर हो गए, उसके बाद 5 ईयर आपने स्किल्ड वर्क पे स्पेंड कर लिए। अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो रहे हैं कि ILR अप्लाई करने के लिए, पर ओवरऑल आपके किसी भी तरह से 10 ईयर आपने अगर लीगली यूके में स्पेंड कर लिए हैं तो उसके बाद आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड्स के लिए भी रूल आता है कि अगर आपका जो बेबी है वो 7 ईयर तक लगातार यूके में रह लेता है तो लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे वो भी ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ILR के लिए रूट है वो है फॉर यूरोपियन पीपल, EU सिटीजन और यूरोपियन सेटलमेंट। आप यूरोपियन यूनियन से हैं, आपके पास यूरोपियन यूनियन का कोई भी कार्ड है एंड 2020 से पहले से आप यूके में रह रहे हैं तो आप जो है ILR अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री से हैं, बस जो ओनली रूल आप पे इंप्लीमेंट होगा कि 2020 से पहले आप यूके में रहते हुए होने चाहिए। अगर आप हैं तो आप डायरेक्टली जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं फॉर EU सेटलमेंट स्कीम। का जो टाइम है वो 5 ईयर से कम है, मीन्स आपने 5 ईयर स्पेंड नहीं करे हैं तो उस केस में आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है। और इन केस आपका जो आप स्पेंड कर चुके हो एज ए EU सिटीजन 5 ईयर यूके में तो आपको सेटल EU स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। आपको ILR जो है वो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गाइस, ये कुछ ऐसे रूट्स थे जो कि इस टाइम पे अवेलेबल है यूके में, जिनको यूज करके यूके की जो ILR है आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं या फिर आप अपना प्लान कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपने किस सेटलमेंट के थ्रू यूके में ILR अप्लाई करनी है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों के जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ, जिसके सिंगल लिंक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।